बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में शामिल होता है बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में। अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं, बीए बीएससी बीकॉम में हैं, बीएससी एजी बीएससी होम साइंस में हैं, छठवें सेमेस्टर की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो आपको एक पेपर अनिवार्य पेपर के रूप में या को करिकुलर कोर्स के रूप में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी कुछ विश्वविद्यालयों में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास अलग अलग तरीके से संकलित है। तो संचार कौशल कहीं पर भी कहीं से कोई प्रश्न संचार कौशल से रिलेटेड आएगा किसी भी परीक्षा में, तो उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं जैसे कि आपका बीयू झांसी का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, कल लगा हुआ है। इसके अलावा एमएसयू का यानी कि मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का आगरा, ठीक है। इसके अलावा जो है एमजेपीआरयू रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो इन सभी का पेपर लगा हुआ है। तो इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चूँकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मिलती रहती हैं और कई वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने दी भी हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चले, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन है। आंखों से मतलब कि आई कांटेक्ट, जो एक प्रकार से आंखों से आंखें मिला करके जो एक प्रकार से बातचीत करी जाती है, उसका एक प्रकार से बताएं अशाब्दिक संचार का अध्ययन कौन सा इनमें से। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार है, तो उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स, ठीक है। ओक्यूलेसिक्स जो है ये आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार होता है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कई विश्वविद्यालयों में, इसीलिए मैंने सोचा कि इन प्रश्नों को आपको बताया जाए। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है, बताएं कौन सा रंगों से संबंधित एक प्रकार से संप्रेषण विज्ञान है। तो क्रोमेटिक्स जो है ये रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा समय के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार है। समय के प्रयोग से यानी जिसमें समय का महत्व होता है, उसको बोलते हैं क्रोनेमिक्स। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रोनेमिक्स का उदाहरण क्या है। क्रोनेमिक्स का उदाहरण होता है वेटिंग टाइम। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो समय, बातचीत का समय, जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं उस दौरान का समय, कार्य करने का समय, ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये सभी समय जो है क्रोनेमिक्स के उदाहरण ही हैं। क्रोनेमिक्स को क्या कहा जाता है। क्रोनेमिक्स को समय भाषा या टाइम लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं, बताइए। गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं। आल्फैक्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, आल्फैक्टिक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है, बताएं सकारात्मक चेहरे का भाव कौन सा है इनमें से। तो इनमें से सुनते हुए सिर को हिलाना, ये सकारात्मक चेहरे का भाव है। ये लगभग इनमें से जितने प्रश्न अभी तक मैंने बताए हैं, इनमें से लगभग 7 से 6 प्रश्न जो हैं अभी पेपर हुआ है आपका, क्या बोलते हैं, CSJMU का, कानपुर विश्वविद्यालय का, उसमें पूछे गए प्रश्न थे। और उससे पहले पेपर आपका हुआ था जो है कई विश्वविद्यालयों के पेपर हो गए, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का हो गया, और 2-3-4 विश्वविद्यालय के हो गए पेपर, मतलब लगभग 4-5 विश्वविद्यालय के। तो पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है। सीधी शारीरिक मुद्रा जो है ये आपके जो है, जो आपका एक प्रकार से वो होता है आत्मगौरव, उसको दर्शाता है। क्या किसको, आत्मगौरव को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति दर्शाता है। सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को कौन दर्शाता है। तो नेत्र संपर्क बनाए रखना, यानी आई कांटेक्ट अगर आपका बातचीत करते समय ठीक ठाक है, तो वो एक प्रकार से आपके सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें आवाज में परिवर्तन, दर, मात्रा, ठहराव
इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप जो है तालमेल, आपकी जो एक प्रकार से भाषा है उसमें क्या हो भाई, उसमें आवाज़ में आप परिवर्तन करें, उतार चढ़ाव करें, उसका जो दर है उसमें परिवर्तित करें, या मात्रा, ठहराव, ये सब आपका पार भाषा के रूप में, मतलब पार भाषा में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैपेटिक्स अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो क्या करता है। तो हैपेटिक्स की बात की जाए, हैपेटिक्स की, तो ये संवाद करने के लिए स्पर्श का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छू करके बातचीत किया जाता है इसमें, स्पर्श करके। ठीक है, तो चाहिए संवाद बोल सकते हैं इसको एक प्रकार से, हैपेटिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न, अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्श व्यवहार के रूप में हैपेटिक्स का अध्ययन करते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, जो चेहरे का आपके हाव भाव होता है, जो तमाम प्रकार की मुद्राएं चेहरे की होती हैं, चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं, इन सभी को बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, दैहिक भाषा बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, समारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो कि, समारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो कि सचेत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है, बताएं। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का तत्व है या मुख्य तत्व है। तो वक्ता का इशारा या गति जो होता है, वक्ता का इशारा या गति, ये मौखिक संचार का, मतलब गैर मौखिक संचार का प्रमुख तत्व है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। तो गैर मौखिक संचार में श्रोता का, मतलब कि इसमें क्या शामिल हो सकता है गैर मौखिक संचार में भैया। देखिए, इशारे शामिल हो सकते हैं, चेहरे का हाव भाव भी गैर मौखिक संचार है, स्पर्श भी गैर मौखिक संचार है। ठीक है, फोन संदेश जो होता है ये आपका गैर मौखिक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन ये मौखिक संचार में आता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सावाज मतलब कि संचार में आवाज का सुर, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, ये सब शामिल होते हैं किसमें, अशाब्दिक संचार में। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये प्रश्न बताने चाहिए। और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि साक्षात्कार का उद्देश्य है, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। व्यवहार, आईक्यू जांचना या संप्रेषण योग्यता। तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है व्यवहार को जानना, उसके बिहेवियर को समझना। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर को समझने के अलावा उसके संप्रेषण योग्यता, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी उसको जानना, और आईक्यू लेवल का पता लगाना। आईक्यू का लेवल का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी बुद्धि लब्धि हिंदी में बोलते हैं इसको, उसको जांचना। तो साक्षात्कार के ये सभी उद्देश्य होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है, बताएं। नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है क्या। तो साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावटी साक्षात्कार का संचालन कितने चरणों में होता है। बनावटी साक्षात्कार का संचालन जो होता है वो 4 चरणों में होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानसिक दबाव साक्षात्कार का भाग होता है, किस साक्षात्कार का। गहन साक्षात्कार का, या प्राथमिक साक्षात्कार का, या अनौपचारिक, या फिर निर्णय साक्षात्कार। तो मानसिक दबाव जो होता है वो गहन साक्षात्कार का भाग होता है, किसका, गहन साक्षात्कार का। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है। सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्तों में विचारों का आदान प्रदान करना शामिल है, उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका वो भी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण का होना भी परम आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समूह विचार विमर्श है, समूह विचार विमर्श क्या है भाई। समूह विचार विमर्श होता है आपका मौखिक संचार। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समूह विचार विमर्श क्या है, मौखिक संचार होता है एक प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, समूह विचार विमर्श का उद्देश्य क्या होता है।
समूह विचार विमर्श का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना, निर्णय लेना, कोई सुझाव प्राप्त करना, ये सब सामूहिक विचार विमर्श के उद्देश्य में शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे समूह विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष का उत्तरदायित्व क्या होता है। जो उसका संचालन कर रहा होता है उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि वो नियमों को बनाए रखे, ठीक है, जो नियम कायदे हैं उसी पर चर्चा आगे बढ़ती रहे। अगला प्रश्न है विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो उसको रिकॉर्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह विचार विमर्श का दोष क्या है। समूह विचार विमर्श का दोष ये होता है कि जब उसमें व्यर्थ बातें होने लगती हैं तो वही दोष होता है। डी ऑप्शन, यानी पॉइंट टू पॉइंट अगर बातें हो तो ठीक है, लेकिन जब उसमें अनर्गल बातें होने लगती हैं, व्यर्थ बातें होने लगती है तो वही दोष हो जाता है उसका, समूह विचार विमर्श का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है। बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की शर्त है। देखिए, उद्देश्य की प्राप्ति, विचारों का आदान प्रदान और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। समूह परिचर्चा के तत्व कौन से हैं। समूह परिचर्चा के तत्वों में आपका समूह का छोटा होना, अगर समूह जितना छोटा होगा उतने अच्छे तरीके से आप चर्चा का संपन्न कर पाएंगे। समस्या, जिस समस्या को लेकर के आप समूह में बैठे हैं विचार विमर्श कर रहे हैं उस समस्या का हल खोजा जाए कि उस समस्या का समाधान क्या है। इसके अलावा समस्या कौन सी है तो वो भी एक प्रकार से पता होनी चाहिए। तो ये सब समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है और समूह का अधिक छोटा होना, ये सब तत्व तो शामिल होते हैं सामूहिक परिचर्चा में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है सामूहिक परिचर्चा के लाभ हैं। सामूहिक परिचर्चा के क्या लाभ है भैया। सामूहिक परिचर्चा का लाभ होता है विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग करना, ये भी इसका लाभ है। विचारों की विविधता का होना और विशेषज्ञों की राय का लाभ मिलना। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं तो किसी समस्या का कोई हल, मतलब कि कोई व्यक्ति कोई दूसरा हल बताता है, कोई व्यक्ति कोई दूसरा हल बताता है। ऐसे ऐसे क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति अपने अपने जो है बुद्धि लब्धि के हिसाब से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें बताते हैं और उसमें तो भाई कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है समूह परिचर्चा में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सामूहिक परिचर्चा के दोष हैं। सामूहिक परिचर्चा के क्या दोष हैं भैया। सामूहिक परिचर्चा के दोष में अनावश्यक बातों का आना, राय व विचारधारा का अलग होना, प्रणाली का महंगा होना, ये तीनों शामिल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सामूहिक परिचर्चा के दोष में शामिल हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर मतलब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समूह चर्चा के तत्व हैं। समूह चर्चा के तत्वों में उद्देश्य, नेतृत्व, विषय, ये सभी बातें आ जाती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से सामूहिक चर्चा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं। तो सामूहिक चर्चा के दौरान बोलने की जो वाक्पटुता होती है, यानी कि जैसे आप बोल रहे हैं तो उसमें झिझलाए ना, रुके ना, ये सब आपका एक प्रकार से होता है सामूहिक चर्चा के दौरान, ठीक है। तो सामूहिक चर्चा में के दौरान आपको बोलने में वाक्पटुता आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके अलावा सहमत करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। विचारों की परिपक्वता भी होनी चाहिए, यानी कि ये सभी बातें ध्यान देने योग्य ही हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलें, प्रश्न है कि बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है। तो बायोडाटा आप भैया मेल भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं और फैक्स के द्वारा भी आप बायोडाटा यानी अपने सीबी भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है सीबी शब्द बना हुआ है किससे। सीबी शब्द जो बना हुआ है ये एक प्रकार से लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। सीबी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी, ठीक है। सीबी का मतलब क्या होता है, करिकुलम बीटी। सीबी का मतलब होता है, सीबी बेसिकली बायोडाटा का ही काम करता है, बायोडाटा ही है सीबी। तो ये सीबी शब्द जो बना हुआ है लैटिन भाषा से बना हुआ है, लैटिन शब्द है करिकुलम बीटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है। इनमें से बायोडाटा का घटक कौन सा नहीं है। देखें, आपकी शिक्षा कितनी आपने पढ़ी है ये शामिल होता है आपकी सीबी में, बायोडाटा में। आपके पास स्किल क्या है यानी कौशल आपका क्या है ये भी शामिल है। रुचि आपकी क्या है ये मैटर नहीं करता है। संपर्क जानकारी, आपका संपर्क सूत्र कुछ होना चाहिए, तो ये सब ठीक है। शिक्षा, कौशल और संपर्क जानकारी ये जरूरी है, ये बायोडाटा के घटकों में शामिल हैं, जबकि रुचि नहीं शामिल है आपकी। तो यही सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सकें कि आप नौकरी पर रखने लायक हैं कि नहीं हैं। तो वो किस चीज़ की एक प्रकार से जांच करते हैं, तो आपके कौशल को देखते हैं, आपकी स्किल को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? बायोडाटा का उद्देश्य ये होता है कि आपके कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए एक प्रकार से आप स्व-विज्ञापन करते हैं अपने बारे में, खुद आपके विचारधारा और आपकी एक प्रकार से जो योग्यता है, आपका कौशल है, आपकी पढ़ाई-लिखाई है, सब उसमें लिखी होती है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? तो बायोडाटा में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अतीत में अगर आपके नियोक्ता यानी जहाँ पर आप पहले नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपकी किसी से मारपीट हुई है, झगड़ा हुई है या आपकी जो समस्याएँ थीं, उनको आप ना बताएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप अपने मतलब संगठन में आपकी रुचि, आपकी ज्ञान थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, आप बता सकते हैं। अब ज्ञान यहाँ पर रुचि का मतलब यहाँ पर ज्ञान से है, इसीलिए ज्ञान लिख दिया गया है। आपका कौशल, योग्यता और अनुभव, आप इस पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं, ये सब जानकारी उसमें बायोडाटा में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए? बताएं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बायोडाटा में नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, अनुभव का, आयु का और पता का करना चाहिए, राष्ट्रीयता का, धार्मिकता का, ये सब नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बायोडाटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? रोजगार इतिहास बिल्कुल होना चाहिए, यानी कहाँ कहाँ पर आपने नौकरी करी है, ये होना चाहिए। शिक्षा आपकी कितनी, ये भी होनी चाहिए। और संपर्क जानकारी होनी चाहिए। धार्मिक संबद्धता आपकी नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का प्रारूप नहीं है? बायोडाटा का प्रारूप कौन सा नहीं है? देखें, काल अनुक्रमिक बायोडाटा होता है, कार्यात्मक भी होता है, संयोजनात्मक भी होता है, पोर्टफोलियो नहीं होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषी योग्यता का प्रयोग करेंगे? बताएं। बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषी योग्यता का उल्लेख करेंगे? तो कॉन्टैक्ट जानकारी, शैक्षणिक और रोजगार इतिहास, इन सब या अतिरिक्त सूचनाएं, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। बायोडाटा के किस भाग में आप अपनी द्विभाषिक योग्यता का उल्लेख करेंगे? तो अतिरिक्त सूचनाओं में आप अपनी द्विभाषा या बाइलिंगुअल योग्यता जो आपके अंदर है कि आप 2-3 भाषा जानते हैं, तो आप वो अतिरिक्त सूचनाओं के अंतर्गत आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सीबी कितने पेज का होना चाहिए? मैटर नहीं करता सीबी आपका कितने पेज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके नाम और संपर्क विवरण के अलावा आपके सीबी यानी करिकुलम बीटी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपके उपलब्धियों का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सीबी में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। सीबी में हमेशा अपने कौशल और अनुभव का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सीबी में लिखी जानी चाहिए क्या? सीबी में आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। कैसी भाषा भैया? सीबी में औपचारिक भाषा का प्रयोग करें, लेकिन जब आप संचार कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप जो है सरल भाषा का प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर होगा। जब आप जैसे मान लेते हैं गांव घर में आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें आप औपचारिक भाषा का, कार्यालयी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आप कार्यालयी भाषा का प्रयोग अपने सीबी वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार है? साक्षात्कार का प्रकार इनमें से कौन सा? देखें, चयन साक्षात्कार, मौखिक साक्षात्कार और समस्या साक्षात्कार, ये सब इंटरव्यू के प्रकार हैं। साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू, तो ये सब इंटरव्यू के प्रकार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार किस पर आधारित हो? साक्षात्कार जो है ये मनोरंजन के साथ वार्तालाप है? नहीं। उद्देश्य के साथ वार्तालाप है? बिल्कुल, उद्देश्य के साथ ही वार्तालाप होता है साक्षात्कार। मित्रता के साथ वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं बोलेंगे, अनौपचारिक भी नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उद्देश्य के साथ वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। संचार अवरोध की परिस्थितियां हैं। संचार अवरोध की परिस्थितियां, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति इस कैटेगरी का है या फिर ये बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है, तो पहले से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना ही पूर्वाग्रह होता है। तो संचार, अगर किसी से आप बातचीत करने जा रहे हैं, अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे, ये संचार में अवरोध उत्पन्न करेगा। इसके अलावा आपकी मन स्थिति अगर ठीक नहीं है तो भी संचार कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आपके शब्द भंडार में कमी है, यानी आपके पास जो है तमाम प्रकार के शब्द नहीं है जिसका प्रयोग आप संचार के दौरान करें, तो भी आप जो है अवरोध उत्पन्न करेंगे संचार में, यानी कि ये सभी परिस्थितियाँ संचार में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है,
शोर निम्न में से कौन सा अवरोध है? शोर माने होता है जो जो शोर शराबा होता है, चिल्ल गुहार जिसको कहते हैं। तो शोर जो होता है ये एक प्रकार से भौतिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यवहार और दृष्टिकोण किस अवरोध का उदाहरण है? तो व्यवहार और दृष्टिकोण जो होता है ये ज्ञानात्मक उदाहरण होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक और अल्प संदेश उप उदाहरण है। अत्यधिक और अल्प संदेश किसके उदाहरण है? तो भौतिक और यांत्रिक अवरोध के। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संगठनात्मक अवरोध का उदाहरण क्या है? संगठनात्मक अवरोध के उदाहरण में आपकी जो नीति नियम होते हैं, नीतियां नियम कायदे जो होते हैं वो सब संगठन के अवरोध होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, संचार अवरोधों को दूर करने का क्या उपाय है? संचार में जो रुकावट आती है उसी को अवरोध कहते हैं। तो उन अवरोधों को दूर करने के उपाय में विश्वास करना जरूरी है। इसके अलावा खुले दिमाग से काम लेना और उचित माध्यम का चुनाव करना, यानी संचार किन माध्यमों से आप कर रहे हैं उसका अच्छे तरीके से चुनाव करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दीर्घ सोपान श्रृंखला किस अवरोध का उदाहरण है? बताएं। दीर्घ सोपान श्रृंखला किस अवरोध का उदाहरण है? तो वो संगठनात्मक अवरोध का उदाहरण है दीर्घ सोपान श्रृंखला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संप्रेषण की भाषागत बाधाएं हैं। संप्रेषण की भाषागत बाधाओं में शब्दों की विभिन्न अर्थ, अस्पष्ट पूर्ण धारणाएं, दोषपूर्ण अनुवाद, ये तीनों इसकी बाधाएं हैं संप्रेषण की भाषागत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? देखिए, अनुवाद संबंधी बाधा, सुनने की से रिलेटेड बाधा, आर्थिक शब्दों की मतलब अधिक शब्दों की का प्रयोग। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को। अनुवाद अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो भी लोग नहीं समझ पाएंगे। और जो है आपने बहुत धीरे बोला, कभी तेज बोला, तो इससे भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक तारतम्यता के साथ बोला जाए तब बाधाएं नहीं उत्पन्न होती। तो संप्रेषण की ये प्रमुख बाधाएं ये सभी हैं। डी ऑप्शन इनमें से सभी। संचार भ्रमित होता है जब उसका, संचार भ्रमित होता है जब उसका रूप जो होता है विकृत हो जाता है, उद्देश्य असफल हो जाता है और मूल भावना में प्राप्तकर्ता मूल भावना तक प्राप्तकर्ता नहीं पहुंच पाता है। मतलब जो बातें बताना आप चाह रहे हैं वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो चीज़ें नहीं जान पाते हैं जिस लिए या जिस उद्देश्य से संचार का एक प्रकार से व्यवस्था करी गई थी, वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही होता है संचार भ्रमित होना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित अवरोध है। वरिष्ठ अधिकारियों से रिलेटेड जो अवरोध होता है उसको उच्च अधिकारियों का व्यवहार कहते हैं। कभी कभी उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका व्यवहार ही थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप का होता है और उसके कारण से क्या होता है, जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है संचार में। अगला प्रश्न, संचार में मानसिक अशांति का क्या तात्पर्य है? मानसिक अशांति का मतलब होता है आप जब आप चीज़ों को ना समझ पाएँ। ठीक है, समझने में असमर्थता को ही मानसिक अशांति कहते हैं। ए ऑप्शन संचार में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। संकेत एवं अर्थ किसकी मतलब बाधा है? संकेत यानी इशारा और अर्थ, ये सब अर्थ संबंधी बाधाएं हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार से व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने में सहायता करने का एक तरीका माना जाता है? तो श्रवण के कौशल में सुधार को एक प्रकार से आप तरीका मान सकते हैं प्रभावी संचार में व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोगों को डॉक्टर की लिखावट में किस प्रकार की संचार बाधा का सामना करना पड़ता है? जैसे डॉक्टर जो पर्चा लिखते हैं उसमें आपको भाषा संबंधी यानी जब वो घसीटा हुआ लिखते हैं एकदम से, तो भाषा बाधा का सामना करना पड़ता है। भौतिक अवरोध उत्पन्न किया जाता है कैसे? भौतिक अवरोध जो होता है ये शोर शराबे से उत्पन्न होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं? तो संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं भैया? देखिए, संवेग यानी इमोशन और भावनाएं, ठीक है, दोनों करते हैं। तो इमोशंस और जो एक प्रकार से ये सब होते हैं भावना संवेग, यही सब संचार प्रक्रिया में संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। संप्रेषण और संचार का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखेंगे उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं। आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकारों में ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अधोगामी और समतलीय, ये तीन प्रकार के और अन्य प्रकार हैं आंतरिक संप्रेषण के। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है? बताएं, पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है भैया? तो संदेश प्राप्ति की सूचना दे करके और संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करके पृष्ठ पोषण आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कर्ण संचार किस पर आधारित होता है? कर्ण मतलब कि जो कानों से आप तो सुनते हैं ना, तो सुनना और सुनाने पर आधारित है कर्ण संचार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दृश्य संचार जो होता है वो संकेतों पर, प्रतीकों पर और चित्रों पर इंगित करता है। दृश्य माने देखने वाला संचार, तो संकेत को दिखाई पड़ेगा, प्रतीक आपको दिखाई पड़ेगा और चित्र भी आपको दिखाई पड़ेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है? संचार चक्र में अंतिम चरण क्या होता है? प्रतिपुष्टि होता है, यानी फीडबैक। फीडबैक मतलब जैसे मान लेते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप नीचे कमेंट करके आप हमको फीडबैक ही देते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, लैटिन में कम्युनिकियर शब्द का अर्थ क्या होता है? कम्युनिकियर, कम्युनिकियर शब्द की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है साझा करने के लिए, किसी बात को शेयर करने के लिए कम्युनिकियर शब्द का प्रयोग लैटिन में किया जाता था। कम्युनिकियर से बना है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण या संचार। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को, फीडबैक माने होता है प्रतिपुष्टि, तो किस प्रकार की प्रतिपुष्टि या फीडबैक छात्र के विकास को, उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को समर्थन करता है, कि छात्र और आगे बढ़े और उसको मोटिवेशन मिले। तो जब आप वर्णनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं उसके प्रति तो एक प्रकार से वो होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि फीडबैक का अभाव है तो यह, यदि फीडबैक का अभाव है तो यह संचार बाधा की ओर ले जाएगा। बिल्कुल संचार बाधा हो जाएगी अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपका कुछ हमको फीडबैक ना मिले, कमेंट वगैरह आप ना करें, लाइक ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा दिल टूट जाएगा, मन जो होगा हमारा रूठ जाएगा और थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप का हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या लगेगा कि भाई जब मैं पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत करके, आप लोग थोड़ा सा भी उसको जो है गॉट नहीं, मतलब उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमको भी ठेस पहुंचेगी और आपको पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन हमको जरूर। चूंकि एक जो संचार करता होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रतिपुष्टि का आना, हुकारी भरना। जैसे कथा पंडित जी लोग जब बाँधते तो उसमें अगर आप बैठे हैं उनके आई कांटेक्ट मिलाए रहते हैं तो वो एक प्रकार से समझिए कि बात आपकी सुन रहे हैं। लेकिन आपके दादाजी अगर बचपन में आपको कहानी सुनाते हैं, अगर आप हूँ हूँ बोलते रहेंगे तब तक सुनाएंगे, और जैसे हूँ हूँ करना बंद कर देंगे फिर कहानी बंद कर देते थे। उसको बोलते हैं हुकारी भरना। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि भाई ये पता चले कि सामने वाले तक हमारी बातें पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछता रहता हूँ जब लाइव क्लासेस होती हैं कि भाई आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, यानी कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बताते हैं यस यस सर समझ पा रहे हैं, तो आप लाइक करके बताते हैं। तो ऐसे अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर बताएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सभी लोग जानते होंगे। सर्वनाम का प्रोनाउन का नाउन के आधार पर, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं? बताएं, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं? तो यौगिक वाक्य में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। किशोरावस्था में बालक का अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, सिगमंड फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा? तो किशोरावस्था में बालक जो होते हैं अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं, सिगमंड फ्रायड जी ने इस बात को कहा, उसको कहा नर्सिसिज्म बोला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ईदम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीएटी यानी थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है, तो टीएटी का फुल फॉर्म होता है थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान है। इसको किसने दिया था? तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दिया था मार्गन और मुरे ने। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दिया था बैलक ने, किसने दिया था? बैलक ने। 16 व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? रेमंड कैटल ने दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, सीएटी को बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप एमएमपीआई को क्या बोलते हैं? एमएमपीआई को क्या बोलते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एमएमपीआई या एमएमपी मतलब कि एमएमपीटी। एमएमपीआई को क्या बोलते हैं? मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची बोलते हैं। इसके अलावा टीएटी होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं उसको। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो जो टीएटी होता है ये एक प्रकार से 14 वर्ष से बच्चों से ऊपर होता है, उनका परीक्षण किया जाता है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तित्व का गुण है? इनमें से अच्छे व्यक्तित्व का गुण कौन सा है? ईमानदारी, उदारता और सजीवता, ये सब अच्छे व्यक्तित्व के ही गुण हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताएं, 16 व्यक्तित्व परीक्षण मतलब कि 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो रेमंड कैटल के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण है? स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण कौन सा एक प्रकार से व्यक्तित्व है? तो MMPI होता है। ठीक है, MMPI का मतलब क्या होता है? मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, रोसा परीक्षण क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण को रोसा परीक्षण भी कहा जाता है। रोसा परीक्षण जो होता है या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्डों का प्रयोग करा जाता है। उन्हीं 10 कार्डों के माध्यम से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। हरमन रोसा ने रोसा परीक्षण दिया या स्याही धब्बा परीक्षण दिया। ठीक है, TAT थियोमेटिक प्रोसेशन टेस्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है? सिगमंड फ्रायड की अगर बात किया है तो उन्होंने काम प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक क्या कहलाता है? अहम कहलाता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक अहम कहलाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। नैतिकता के सिद्धांत पर अहम काम करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व जो होता है, ये व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा और परिवार के द्वारा, ये सभी बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व, ये सभी इसके द्वारा प्रभावित होते हैं, डी ऑप्शन इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व के जो TAT परीक्षण होता है, व्यक्तित्व के TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है, बताएं। तो व्यक्तित्व का जो TAT परीक्षण होता है, इसमें 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने कार्डों का? 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्डों का प्रयोग करा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है? तो किस पद्धति में? समाज मिति विधि में क्या किया जाता है? समाज के व्यक्तियों से जानकारी ली जाती है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताएं? सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए भैया? फटाफट से आप बताएंगे। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? 3 अंग बताए हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, सी ऑप्शन उपयुक्त, ए और बी दोनों का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व को समाज शास्त्रीय आधार पर बांटा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी या उपयुक्त सभी? तो प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है आपका बहुत ही जबरदस्त कि अमानवीय व्यवहार जो होता है वो तामसी गुणों में होता है, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें अमानवीय व्यवहार होता है, अमानवीय गुण होता है, इसका सी ऑप्शन। सतोगुण और रजोगुण, जो सतोगुण जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो करते हैं, रजोगुण जो एक प्रकार से राजा लोग होते हैं वो करते हैं, क्षत्रिय लोग। तमोगुण की अगर बात की तो राक्षस से संबंधित है, या एक प्रकार से जो मांस मदिरा का सेवन खूब ज़्यादा करते हों, या और तमाम प्रकार की चीज़ें, मतलब मानव 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 व्यवहारों से ना उनका नाता रहता हो। ठीक है, आगे देखें, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया किसने? बताएं, व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइन और टेंडलर ने किया है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। अच्छा, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के परीक्षण में किसने बांटा व्यक्तित्व को? तो मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसने बांटा है? तो किसने बांटा भैया? उन्होंने बांटा, क्या नाम है उनका? कार्ल, मतलब कि कार्ल जुंग ने बांटा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि एक प्रकार समाज में घुले मिले, समाज में बैठे, बातचीत करे, हंसी मस्खरी खूब करे, लोगों से मिले जुले, वो होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो होता है वो क्या होता है? अंतर्मुखी घर में केवल बैठा रहता है, केवल अपने से मतलब होता है, ज़्यादा कहीं पर घूमता नहीं है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है। ठीक है, अंतर्मुखी वो होता है। उभयमुखी मतलब कि जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के गुण थोड़े थोड़े पाए जाएं तो वो उभयमुखी होता है। प्रश्न अपना अगला है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और TAT परीक्षण में 30 कार्ड। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्धारक घटक कौन से हैं? व्यक्तित्व के निर्धारक घटकों में आपका जैविक घटक, सांस्कृतिक घटक और पारिस्थितिगत घटक, ये तीनों शामिल हैं, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा।
जैविक घटकों में सम्मिलित नहीं है। जैविक घटकों में वंश परंपरा, शारीरिक लक्षण और मस्तिष्क की योग्यता, ये तीनों संकलित हैं, सम्मिलित हैं, जबकि सांस्कृतिक घटक नहीं सम्मिलित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैविक घटकों में नहीं सम्मिलित है वो, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित शक्तियों का या प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा? तो इसको वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से संबंधित होता है उसको व्यक्तिगत स्वच्छता बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर को प्रतिदिन के प्रयोग द्वारा स्वच्छ रखा जाता है, किसके प्रयोग के द्वारा? तो भैया किसके द्वारा? साबुन और पानी का प्रयोग करके आप अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दांतों को स्वस्थ बनाना तथा श्वास को दुर्गंध रहित रखना क्या कहलाता है? तो दांत को स्वस्थ बनाना और श्वास को दुर्गंध रहित रखना, ये ओरल हाइजीन में आता है। ओरल हाइजीन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सांस को बदबूदार होने से कैसे रोका जा सकता है, बताएं? सांस को बदबूदार होने से कैसे रोका जा सकता है? माउथ वॉश करके आप जो है रोक सकते हैं सांस को बदबूदार होने से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व है, मतलब कि बताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व होता है साफ सफाई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए कमीज या शर्ट के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? तो अगर आप कॉलर के बटन तक बंद करते तो ठीक माना जाता है, पूरी बाही की कमीज पहनते तो भी ठीक माना जाता है, चेक तथा गहरे पैटर्न की कमीज पहनना ये थोड़ा सा ऑड माना जाता है, हल्के रंग की प्लेन कमीज पहनना ये भी ठीक ठाक माना जाता है पुरुषों के लिए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, चेक और गहरे पैटर्न की कमीज पहनना ये उपयुक्त नहीं माना जाता किसी भी औपचारिक काम के लिए या इंटरव्यू वगैरह के लिए जाने में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुरुषों के लिए कैसा ट्राउजर यानी कि पैंट उपयुक्त रहता है? तो पुरुषों के लिए कैसा ट्राउजर उपयुक्त रहता है? सादा और प्लेन ट्राउजर अगर पुरुष लोग पहने तो ज़्यादा बेटर लगता है। अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए किस प्रकार की जुर्राबें उपयुक्त नहीं होती? जुर्राबें मतलब होता है जो सॉक्स होते हैं, मोजे होते हैं वो, तो जुर्राबें उपयुक्त नहीं होते हैं किस प्रकार के, मतलब कि तो सफ़ेद जुर्राब अगर पुरुष पहनेंगे तो बहुत गंदा होगा, इसलिए इसको नहीं पहनना चाहिए सफ़ेद पुरुष को, मतलब कि सफ़ेद जुर्राबों को पुरुषों को। सूती जुराबें, ट्राउजर से मेल खाती हुई जुराबें और पर्याप्त लंबाई वाली जुराबें पुरुषों को पहननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेशभूषा में स्त्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, भारतीय परिधान या पाश्चात्य परिधान? तो पाश्चात्य या भारतीय कोई भी पहने, लेकिन ठीक ठाक पहने तो अच्छा लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रियों को किसे पहनने से बचना चाहिए? इनमें से फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट और ट्राउजर पहनने से नहीं, इसको पहन सकती हैं। सलवार कमीज भी पहन सकती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है। स्कर्ट भी पहन सकती हैं लड़कियां, लेकिन स्त्रियां अगर बताएं तो ये अगर पहनती कढ़ाई वाली साड़ी ज़्यादा, तो इससे फिर थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है, कढ़ाई वाली साड़ी पहनने में। वो शादी ब्याह में तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद में आम जीवन में या फिर कहीं पर इंटरव्यू वगैरह के जाते समय आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित होते हैं, बताएं? निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित होते हैं? तो आपका होता है व्यक्तिगत व्यवहार और समूह व्यवहार। ए ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नहीं है, बताएं? व्यक्तियों के अध्ययन से कौन संबंधित नहीं है? तो भूमिकाएं जो होती हैं यानी कि रोल जो होता है, ये व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नहीं है। बाकी धारणा, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति, ये तीनों एक प्रकार से व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता मतलब होता है स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के संबंध में सही जानकारी ही आत्म जागरूकता कहलाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है भैया? तो आत्म जागरूकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बेहतर निर्णय और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है?
मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम होती है वह इनमें से किस प्रकार से मतलब किस प्रकार के काम से कम उबता है। तो जिसकी बुद्धि सामान्य से भी कम होती है वह बार बार होने वाले काम से कम उबता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा। इनमें से कौन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा। तो शक्ति का उद्देश्य आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। देखिए, संस्कृति, परिवार और वंशानुक्रम, ये तीनों व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक व्यक्ति तनाव से कैसे निपटता है। एक व्यक्ति तनाव से नियमित व्यायाम करके निपट सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी और पर्यावरण कैसे परस्पर क्रिया करके व्यवहार और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रवण काफी हद तक एक व्यक्ति की किस आदत पर निर्भर करता है। बताएं, श्रवण जो होता है काफी हद तक एक व्यक्ति की किस आदत पर निर्भर करता है। तो उसकी जानने की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। सुनने की प्रक्रिया का एक चरण क्या नहीं है। गलत व्याख्या करना, ये कोई चरण नहीं है सुनने की प्रक्रिया का। बात बंद करना, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया करना, ये सब सुनने की प्रक्रिया के चरण हो सकते हैं, लेकिन गलत व्याख्या करना ये प्रक्रिया का कोई चरण नहीं होता। अगला प्रश्न है, इसमें इनमें से किसमें श्रोता स्वयं को वक्ता के स्थान पर रखता है। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से श्रोता स्वयं को वक्ता के स्थान पर सहानुभूतिपूर्वक सुनते समय रखता है। सहानुभूतिपूर्वक अगर आप सुनेंगे तो एक श्रोता जो होगा, चूंकि श्रोता जो होता है अगर एक अच्छा वक्ता है, मतलब कि एक अच्छा वक्ता जो होता है वो अच्छा श्रोता भी होता है। इसीलिए श्रोता जब अपने आप को वक्ता के स्थान पर रखता है कि भाई जैसे कभी हमको भी कहीं पर बोलना पड़े तो इसलिए ज़्यादा शोर शराबा ना किया जाए या और तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो सहानुभूतिपूर्वक सुनना उसको बोलते हैं जब वक्ता के स्थान पर श्रोता अपने आप को रखता है। इसके अतिरिक्त श्रवण से के सभी घटक हैं। बताइए किसके अतिरिक्त। तो प्रक्रिया करना, इसके अतिरिक्त श्रवण के सभी घटक, सुनना, उपस्थित रहना और सावधान रहना, समझना और याद करना, ये सब श्रवण के सभी घटक हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया करना ये श्रवण का घटक नहीं है। अगला प्रश्न, संवाद श्रवण को इस रूप में भी जाना जाता है। संवाद श्रवण को किस रूप में जाना जाता है। संवाद श्रवण को सक्रिय श्रवण के रूप में भी जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण का प्रकार जिसमें हम ध्वनियों में अंतर समझना सीखते हैं। बताएं, श्रवण का प्रकार जिसमें हम ध्वनियों के अंतर करना सीखते हैं उसको बोलते हैं भेदभावपूर्ण सुनना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भरा जाएगा मूल्यांकनात्मक श्रवण। तो मूल्यांकनात्मक श्रवण को आलोचनात्मक निर्णयात्मक श्रवण के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन श्रवण में बाधा है। सुनने में बाधा कौन उत्पन्न करता है। समय पूर्व मूल्यांकन, यानी समय से पहले अगर हम मूल्यांकन करें, सुस्ती अगर आपके अंदर है, बाहरी विकर्षण भी है, तो ये सभी श्रवण में बाधा उत्पन्न करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रभावी श्रवण का क्या महत्व है। प्रभावी श्रवण का महत्व होता है संदेश के वास्तविक अर्थ को प्राप्त करने में सहायक होता है प्रभावी श्रवण, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना और सीखने में लाभदायक होना, ये सभी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया है। प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया कौन सी है भैया। देखिए, स्मरण, निर्वचन और बोध, ये प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रवण का प्रकार नहीं है, सुनने का प्रकार इनमें से क्या नहीं है। मिथ्या श्रवण, विषयगत श्रवण और समीक्षात्मक श्रवण, ये श्रवण का मतलब कि सब श्रवण के प्रकार कौन से हैं। तो ये सब श्रवण के प्रकार ही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, श्रवण मतलब कि सजग श्रवण की बाधा है। सजग श्रवण की बाधा वैचारिक भिन्नता जो होती है, ये सजग श्रवण की बाधा होती है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको आप TAT बोलते हैं, थ्योमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। बताएं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है, प्रक्षेपीय तकनीक है। कौन सी तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 16 PF परीक्षण किस पर आधारित है। बताएं,
16 पीएफ परीक्षण किस पर आधारित है भैया? तो 16 पीएफ परीक्षण जो है आपका ये कैटल के सिद्धांत पर आधारित है और कैटल ने ही दिया है 16 पीएफ परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपण परीक्षण है? व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण इनमें से कौन सा है? शब्द साहचर्य परीक्षण जो है इनमें से ये एक प्रक्षेपण परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रेसमर के द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो क्रेसमर के द्वारा व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकारों का? 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ये बात आप ध्यान, किसने किया है? क्रेसमर महोदय ने। आगे देखेंगे, तो क्रेसमर महोदय ने इसे एथलेटिक, पिकनिक और एस्थेनिक ये सब इन्होंने बताए हैं। किसने? क्रेसमर ने। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? देखें, युक्तिकरण, क्षतिपूर्ति और पहचान, ये तीनों जो हैं रक्षात्मक युक्ति हैं। संगति रक्षात्मक युक्ति नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि किसके द्वारा दी गई? CAT यानी कि जो एक प्रकार से बच्चों वाली विधि, मतलब बच्चों को मापने की होती है CAT विधि, खास करके जो है इसको बोलते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसको किसने दिया है? तो इसको किसने दिया भैया? इसको दिया है उन्होंने, बैलक महोदय ने, लियोपोल्ड बैलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MMPT एक परीक्षण है, बताएं। MMPT एक परीक्षण है, MMPI नहीं, MMPT कर लेंगे। MMPT का फुल फॉर्म क्या होता है? MMPT का फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपका है, MMPT जो होता है एक परीक्षण है। MMPT एक परीक्षण है, MMPT एक परीक्षण है जिसका उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसको किसे मापने के लिए किया जाता है भैया? व्यक्तित्व को मापन के लिए किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो व्यक्तित्व को 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने बांटा है? कार्ल जुंग ने बांटा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परसोना शब्द का सही अर्थ क्या है? परसोना शब्द का सही मतलब होता है मुखौटा। परसोना शब्द की अगर बात की जाए तो परसोना शब्द जो है लैटिन भाषा से आया है। परसोना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है मुखौटा। और परसोना जो शब्द है इससे क्या बना है? पर्सनालिटी शब्द बना है। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति परसोना शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है इनमें से? तो व्यक्ति इतिहास विधि जो होती है, व्यक्ति इतिहास विधि ये व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, कैटल ने व्यक्तित्व के कितने सील गुणों पर चर्चा करी है? तो 16 सील गुण बताए हैं कैटल महोदय ने व्यक्तित्व के। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है प्राप्तकर्ता CC में संदेश और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनलोगनक यानी अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने का के लिए अनिवार्य है? बताएं, ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य कौन सा है? सेंडर मेल आईडी आपकी होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की सुविधा अटैचमेंट प्रदान करता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होना चाहिए? एक ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता का नाम और उसके बाद में डोमेन का नाम शामिल। डोमेन का नाम जो होता है, जो @ के बाद में @gmail.com या .in या फिर .co.in ऐसे होता नहीं है, ये सब डोमेन के नाम होते हैं। उपयोगकर्ता का नाम, जैसे आपका जो आगे का नाम होता है वो आपका उपयोगकर्ता का नाम होता है, बाद में जो होता है डोमेन का नाम होता है। तो एक ईमेल एड्रेस में दोनों शामिल होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, डिलीट किए गए ईमेल किस में स्टोर होते हैं? तो डिलीट किए गए जो ईमेल होते हैं वो ट्रेस में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, ट्रेस में 30 से 40 दिन तक वो बने रहते हैं, उसके बाद में स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं। आप उसको दोबारा से, जैसे आपने किसी ईमेल को डिलीट कर दिया तो आप उसको फिर से देख भी सकते हैं फिर से। ठीक है, प्राप्त मेल किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश
प्राप्त मेल यानी आपके पास कोई मेल आया, आप उसको किसी दूसरे के पास आपको भेजना है, तो आप क्या दबाएंगे? तो आप उसको फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप अग्रेसित करेंगे। अग्रेसित माने फॉरवर्ड करना। अगला प्रश्न है, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिग्नेचर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा भेजा जाता है। ईमेल जो होता है इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल है? मुफ्त यानी कि फ्री, फ्री वेब आधारित ईमेल सेवा कौन प्रदाता है? देखिए www.yahoo.com और www.gmail.com दोनों मुफ्त वेब आधारित सेवा प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरणीय नहीं है? बताएं कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरणीय नहीं है? देखें डॉट डॉक्स ये है, इसके अलावा 7Z ये भी है, डॉट PDF भी है, डॉट EXE नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? वैध ईमेल एड्रेस देखें @domain.com, @domain.com ये भी है। ठीक है, @domain.com ये तीनों हैं, जबकि ये @ नहीं लगागा, वैसे होगा तो ये नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस को दो हिस्सों में अलग करता है, दो हिस्सों में बांटता है? तो @ बांटता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईमेल है, ईमेल क्या है? ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल में हस्ताक्षर मतलब हस्ताक्षर जो है कहाँ पर किए जाते हैं? ईमेल में हस्ताक्षर दाएं ओर किए जाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, यह कथन किसका है? प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ जो होता है विचारों से होता है, यह कथन रैंडल का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण होता है। अगर समस्या को ही आपने अच्छे तरीके से, किसी मुद्दे को अच्छे तरीके से आपने बोल दिया, किसी समस्या के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया, तो आधा निवारण आप उसी समस्या को जानने समय ही हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जान लिया, तो उसके बारे का जो मतलब उसके बारे में आप अगर अच्छे तरीके से जानते हैं किसी समस्या के बारे में, तो समस्या का आधा निवारण तो वैसे हो गया। ये किसने कहा था? जॉन डीबी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था थियो हैमन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों और सम्मितियों अथवा भावनाओं का विनिमय होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूमैन और समर का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के संबंध में गलत है। संप्रेषण के संबंध में क्या गलत है? संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया है, ये गलत है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, संप्रेषण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, और संबंध एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। तीनों कथन सही है बिल्कुल, जबकि एक मार्गी प्रक्रिया संबंध नहीं होती है, संप्रेषण नहीं होता है। संप्रेषण क्या है? सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है और द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि ये सभी संप्रेषण की प्रक्रिया है, मतलब कि इस शामिल है संप्रेषण की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन से, संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है, परिवर्तनों को लागू किया जाता है, व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संदेश वाहन का क्रम होता है। संदेश वाहन का क्रम होता है भैया, संदेश वाहन का क्रम बताएं। संदेश वाहन का क्रम होता है अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान आप मौखिक माध्यम से भी कर सकते हैं, लिखित तरीके से भी कर सकते हैं, और सांकेतिक प्रकार से भी आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी प्रकारों से आप कर सकते हैं। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार कितने होते हैं? दो, कम से कम दो लोग होने चाहिए संदेश वाहन के लिए, यानी बी ऑप्शन। एक व्यक्ति बोले, एक व्यक्ति सुने, फिर दूसरा बोले, तीसरा मतलब कि वो सुने। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है, यह कथन किसका है? बताइएगा। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो संप्रेषण का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है या प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करता है, इसको कहा था अर्नेस्ट डेसल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? संप्रेषण का क्या उद्देश्य नहीं भैया? देखिए, सही सूचनाओं और संदेशों का प्रेषण करना ये संप्रेषण का उद्देश्य होता है। मधुर औद्योगिक संबंध ये भी होता है। नीतियों की प्रयोग प्रभाव उत्पादकता ये भी उचित संप्रेषण या अच्छे संप्रेषण का उद्देश्य होता है। भ्रम उत्पन्न करना ये नहीं होता है संप्रेषण का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का कार्य क्या होता है? कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाना, बिल्कुल ये काम होता है। प्रबंध को सूचना उपलब्ध कराना और पूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करना, ये सभी संबंध के कार्य में शामिल है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्विन टाफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की कितनी वेब बताई हैं? तो एल्विन टाफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की 3 वेब बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संचार की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, संचार प्रक्रिया में सबसे पहले संचार के स्रोत होते हैं, फिर उसके बाद में संदेश आता है, फिर संदेश का माध्यम यानी संदेश किस माध्यम से भेजा जाए वो आता है, फिर उसके बाद में कहाँ पर प्राप्त करता है यानी जिसके पास आप भेज रहे हैं संदेश वहां तक पहुंचता है, फिर उसके बाद में जो प्राप्तकर्ता जो होता है वो फीडबैक देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका पहला जो है यही एकदम से व्यवस्थित है, स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे विकसित कर सकता है? व्यक्ति आत्म जागरूकता जो है दूसरों से प्रतिक्रिया मांग करके विकसित कर सकता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भावात्मक बुद्धि में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका होती है? भावात्मक बुद्धि में आत्म जागरूकता की भूमिका होती है कि यह भावात्मक बुद्धि की नींव के रूप में काम करता है। आत्म जागरूकता क्या करता है? जो इमोशनल आपकी जो इंटेलिजेंस होती है उसकी नींव के रूप में काम करता है आत्म जागरूकता। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक प्रकार से आपकी नींव मजबूत है। ठीक है, आप अगर कुछ कम भी जानते होंगे तो अच्छे तरीके से आप बोलेंगे। आप आत्म जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा शब्द किसी के स्वयं के विचारों, अनुभूति, भावनाओं तथा कार्यों के सचेत ज्ञान एवं समझ का वर्णन करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा शब्द किसी के स्वयं के विचारों, अनुभूति, भावनाओं तथा कार्यों के सचेत ज्ञान और समझ का वर्णन करता है? तो आत्म जागरूकता करती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान कर सकते हैं? बताएं। ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान कर सकते हैं? तो किसी के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके जो है सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में योगदान, मतलब कि ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में योगदान कर सकते हैं किसी के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आत्म जागरूकता में किसी की भावात्मक स्थिति को पहचानने का क्या लाभ है? आत्म जागरूकता में प्रश्न पूछा गया है कि किसी की भावात्मक स्थिति को पहचानने का क्या लाभ है? तो इसका लाभ होता है कि यह व्यक्तियों की को भावात्मक स्थितियों में या स्थितियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। आत्म जागरूकता जो होती है भावात्मक स्थिति को पहचानने में लाभ यही है कि व्यक्तियों की भावात्मक स्थितियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे योगदान करता है? तो आत्मचिंतन के लिए स्थान प्रदान करके तथा किसी के अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करके जर्नलिंग आत्म जागरूकता में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार कैसे बढ़ा सकती है? तो आत्म जागरूकता जो होती है ये किसी की संचार शैली तथा भावात्मक प्रतिक्रियाओं को समझ करके आप जो है क्या कर सकते हैं, दूसरों के साथ संचार बढ़ा सकते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान कैसे कर सकती है? तो आत्म जागरूकता संघर्ष का समाधान असहमति के दौरान व्यक्तियों को उनकी स्थिति और भावात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करके क्या कर सकते हैं, संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के दौरान आत्म जागरूकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताएं। व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के दौरान आत्म जागरूकता का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए जो है शक्तियों तथा कमजोरियों को दोनों को पहचानना। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ है क्योंकि लिखित प्रमाण होता है इसमें लिखित संप्रेषण में, तो इसीलिए लिखित संप्रेषण जो होता है मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि लिखित जो होता है लिखित संप्रेषण में एक प्रमाण होता है कि आपने कोई बात कही तो उसको एक प्रकार से लिखित रूप में है।
अगला क्वेश्चन से मौखिक संप्रेषण उपयुक्त होता है। मौखिक संप्रेषण जो होता है संबंधों में सुधार के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भावनाओं संवेगों को व्यक्त करने का माध्यम है। भावनाओं संवेगों इन सभी को व्यक्त करने का माध्यम होता है सांकेतिक संचार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न मौखिक संचार संचार प्रक्रिया में सर्वोपरि है क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? इसको वाइले महोदय ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दृश्य संचार मतलब दृश्य श्रव्य संचार के साधन है। दृश्य श्रव्य मतलब होता है जो सुनाई दे और दिखाई भी पड़े। तो दृश्य श्रव्य संचार के साधन में इंटरनेट, सेलुलर फोन और फैक्स ये तीनों शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरनेट के प्रयोग में आने वाली समस्या नहीं है। इंटरनेट के प्रयोग से आने वाली समस्या देखिए वायरस की समस्या आती है, हैकिंग की समस्या आती है, ठीक है, लेकिन भाषा की समस्या नहीं आती है, ठीक है, बी ऑप्शन। तो इंटरनेट के प्रयोग में आने वाली समस्या में भाषा की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन से संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण करना है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे, बताएं। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। ये कुंटज और ऑर्डेनल ने कहा था। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस विद्वान के अनुसार यदि प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता की समझ में नहीं आता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है? या किसने कहा था? किसने कहा था भैया कि यदि जो है प्रेषित संदेश यानी भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता की समझ में नहीं आता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। तो इस कथन को कहा था डेविस महोदय ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे संचार के बिना किस प्रबंधन की कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बताएं। संचार के बिना किस प्रबंधन कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो संचार के बिना जो है आप निर्देशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से संचार के प्रकार है मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों संचार के प्रकार हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यावसायिक संदेशवाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब व्यावसायिक संदेशवाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब क्या होगा? संदेशदाता और प्राप्तकर्ता दोनों उनका समान अर्थ लगाएं, एक ही जैसा अर्थ, यानी जो संदेश भेजने वाला कहना चाह रहा हो उसको प्राप्त करने वाला वही चीज समझ पाए, तो वो संदेश तभी पूर्ण माना जाएगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक संचार की विशेषताएं हैं। व्यावसायिक संचार की विशेषताओं में मानव से संबंधित हैं, प्रतिक्रिया सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया, ये सब व्यावसायिक संचार की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फैक्स प्रणाली के आविष्कर्ता कौन है? फैक्स प्रणाली के आविष्कर्ता है अलेक्जेंडर वेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है। मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है जो है सेलुलर फोन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग करी जाती है? तो अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने के लिए वॉइस मैसेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल का जवाब कितने घंटे के भीतर दे देना चाहिए? तो ईमेल का जवाब 24 घंटे के भीतर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक सहकर्मी आपके ऑफिस में आपसे मतलब अपने दोस्त को मिलवाने के लिए लाता है, आप क्या करेंगे? मुस्कुराएं और गर्दन हिलाएं, या खड़े होकर के आंखों का संपर्क बना करके मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं, या उसे बताएं कि आप उससे मिलकर खुश हुए, या उसे गले लगाएं, क्या करना चाहिए? तो यदि आपका एक सहकर्मी आपके साथ काम करने वाला आपके ऑफिस में अपने दोस्त को मिलवाने के लिए लाता है तो आप क्या करेंगे? खड़े होकर के आंखों का संपर्क बना करके मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाएं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे जब आप अपने कार्यस्थल पर हैं तो परिवार और मित्रों को आपसे मिलने के लिए कहाँ पर इंतजार करना चाहिए? तो कहाँ पर? वेटिंग रूम में, यानी ब्रेक रूम या वेटिंग रूम या कैफेटेरिया के इलाके में, मतलब कैफेटेरिया में आपको मतलब अपने परिवारों को वालों को एक प्रकार से बैठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख हैं, बताएं। एक सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख क्या है? अनुरूपता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। किस संस्कृति के रूप में? किसी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो ईमिक संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सामाजिक विनिमय सिद्धांत जॉर्ज होमन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्ष कोविट्ज ने कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है?
पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक को लिखा है आर बेंडिक्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है कहलाती है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है कहलाती है सामाजिकरण प्रक्रिया कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित है? तो प्राथमिक समूह से संबंधित है चूंकि घनिष्ठ, प्राथमिक समूह में क्या होता है, घनिष्ठ और आमने सामने का मेल मिलाप होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस उचित समझ के लिए, किस उचित समझ के लिए, बताएं, किस उचित समझ के लिए बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है, बताएं। किस उचित मतलब किस उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है? तो उस समाज की संस्कृति के उचित समझ के बिना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए आवश्यक है। तो अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? आदर प्रदर्शन, व्यक्तिवादिता और निष्पक्षता, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने आज की वीडियो के माध्यम से बताया आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, सभी विश्वविद्यालयों के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।